स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना सिंह है। आज संपूर्ण विश्व जो कोरोना वायरस से की समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण हमारी क्लासेस नहीं हो सकती, हम मिल नहीं सकते। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस समस्या के निदान के लिए जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका अनुकरण करिए। आप खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरे को भी सुरक्षित रहने के लिए कहिए। इसीलिए मैं चाइल्ड डेवलपमेंट के एक टॉपिक लर्निंग से कुछ कंटेंट, कुछ विषय वस्तु आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुई हूँ थांडाइक के सीखने के नियम, जो एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, सभी में इसका उपयोग होता है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के हैं: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। गौण रूप से इसका उपयोग किया जाता है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता का नियम और सहचारात्मकता रूपांतरण का नियम, जो कि अभी मैं आपको 3 जो मुख्य हैं वो बताऊंगी। अब इन्होंने कैसे इसका उपयोग किया। इन्होंने 1913 में अपनी एक बुक को पब्लिश किया और उसमें इसका उन्होंने विस्तार से उपयोग किया। ये नियम सीखने की सफल प्रक्रिया को समझाने के लिए अति आवश्यक हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी इन नियमों का हम अधिक उपयोग करते हैं। पहला है अभ्यास का नियम। इस नियम से तात्पर्य सीखने की उन परिस्थितियों से है जब हम सीखी हुई वस्तु, तथ्य अथवा विचार को बार बार दोहराते हैं अथवा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। बार बार दोहराने से सीखी गई वस्तु अधिक समय तक टिकाऊ एवं बोधगम्य बन जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब हम किसी भी कंटेंट को बार बार दोहराते हैं, सीखते हैं, तो वो आप अपनी लाइफ में उससे अचीव कर लेते हैं। मतलब आपकी माइंड में वो कहीं ना कहीं स्टैटिक हो जाता है। यदि हम सीखी गई वस्तु का बार बार अभ्यास करते हैं तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच बंध और मजबूत हो जाता है एवं सीखने की प्रक्रिया सार्थक हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप अभ्यास करते हैं तो उद्दीपक मीन्स जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर ने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, और जो आपको अंडरस्टैंड होने के बाद जब आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं कि यह प्रक्रिया कैसी हो जाती है, सार्थक हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम सीखे गए कार्य को दोहराते नहीं हैं, अर्थात उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच में जो बंध है वो कमजोर हो जाता है और सीखने में विलोपन हो जाता है। मतलब कि आप उसे भूल जाते हो। शैक्षिक क्षेत्रों में अभ्यास के नियम की उपयोगिता सर्वाधिक है। जो एजुकेशनल फील्ड में अभ्यास जितना हम अभ्यास करेंगे, आपने देखा होगा कि हम छोटे बच्चों को कितना अभ्यास कराते हैं, तब जाके वह सीखते हैं। तो इसलिए इसकी उपयोगिता सर्वाधिक है। जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, चित्रकला एवं संगीत में अभ्यास का नियम प्रबल भूमिका निभाता है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ में, गणित में हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से साइंस में, हिस्ट्री में भी जैसे आपने देखा है कि अगर हम उसे बार बार नहीं दोहराते हैं तो हम भूल जाते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम। थांडाइक ने प्रभाव के नियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो तथ्य अथवा वस्तु, विचार हमें जो संतुष्टि प्रदान करते हैं अथवा हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम सीखने में अधिक समय नहीं लगाते। इसे मैं आपको बता दूं कि दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि प्रभाव का नियम का दूसरा नाम क्या है, तो इसे संतोष का नियम भी कहते हैं, क्योंकि वह सीखने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर
आपको किसी कंटेंट में सीखने में संतुष्टि प्रदान होती है, तब आप अच्छी तरह से सीखेंगे और इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यह तथ्य, विचार अथवा वस्तुएं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, हमारी सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हमारी रुचि कम होने लगती है तथा सीखने की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल पाती। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि एक कृषि करने वाले किसी व्यक्ति को भंडारण एवं विपणन, भंडारण विपणन क्या है, वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग की जटिल प्रक्रिया को समझाया जाए तो कृषक के लिए उपयोगी होने के कारण वह उसे कैसा करेगा, बहुत जल्दी से सीखने का प्रयास करेगा, उत्साहित होकर सीखने का प्रयास करेंगे। इसके विपरीत यदि हम फार्मर को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाते हैं, चूंकि वह कृषक के लिए उपयोगी नहीं है, तो वह सीखने में रुचि नहीं लेगा। यही प्रभाव का नियम कहलाता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव के नियम में आगे चलकर इसमें संशोधन किया 1930 में, और ये बताया कि थॉर्नडाइक ने नवीन संशोधन प्रभाव के नियम के अनुसार उपयोगी, अर्थपूर्ण तथा प्रासंगिक तथ्य, विचार, वस्तुएं एवं अवधारणाएं हमारी सीखने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कहने का मतलब भी वही है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो चीज़ उपयोगी है, अर्थपूर्ण है, जिसे आपको सीखना है, तो ही आप वो उपयोगी है, वरना नहीं है, जिसके कारण हम इन्हें जल्दी सीख जाते हैं। इसके विपरीत जो अर्थहीन है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा, अवांछनीय है, अनुपयोगी वस्तुएं हैं, तथ्य अथवा विचार हमारी सीखने की क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, दोनों चीजें हो सकती है। अब तीसरा है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को हम तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम की व्याख्या करते हुए थॉर्नडाइक ने कहा कि जब किसी क्रिया को सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर होते हैं, तब हम उसी कार्य को अपेक्षाकृत शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि तत्पर, जब आप तत्पर रहते हो तो किसी भी वस्तु या कंटेंट या विचार को तुरंत अचीव कर लोगे। अगर आपका मन नहीं है तो आप उसे अचीव नहीं करोगे। इसके विपरीत यदि सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप किसी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं सीख सकते। और इसका उपयोग आपने जैसे देखा होगा कि जो हमारी स्किल्स होती हैं, प्रस्तावना स्किल में हम तत्परता के नियम का उपयोग करते हैं। प्रस्तावना कौशल में हम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। आपका जो पूर्व नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज में ऐड करते हैं नवीन नॉलेज को, जैसा कि आपको मालूम है। इसका तात्पर्य यह है कि हम अधिगमकर्ता को सीखने के लिए तत्पर बनाना चाहते हैं, अर्थात जब वह पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध जान लेते हैं तो वह अपने आप को नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 3 जो आपके नियम थे थॉर्नडाइक के, ये मैंने आपको बताया। अब मैं द्वितीयक नियम 5 गौड़ या जिसे सहायक नियम कहते हैं वो बताती हूँ। 4 है इसमें बहु प्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उनमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लिया जाता है या किया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे एक बिल्ली के सामने पिंजरे में के बाहर खाना रख दिया जाता है और वो उसे भूख लगी हुई है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है, मगर वो वांछनीय और अवांछनीय क्रियाएं करती रहती है।
वो एक तरह से रास्ता ढूंढने का प्रयास करती है। तो किसके लिए? क्योंकि उसे भूख लगी है और सामने प्लेट में खाना रखा हुआ है, तो वो उछलती है कभी इधर कभी उधर। लास्ट में गलती से ही उसका पैर उस टूल पे पड़ जाता है या उस दरवाजे की खिड़की पे कुंडी पर पड़ जाता है, जिससे कि वो दरवाज़ा खुल जाता है। और जब वो नेक्स्ट ये प्रतिक्रिया करेगी तो वो उसी पे करेगी, मतलब कि उस पे पंजा मारेगी और दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, मगर उस रास्ते में चलने के लिए केवल हमें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ता है जो आपके लिए सही हो, वांछनीय हो। पांचवा है मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति मीन्स मन या मेहनत से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। अगर आप किसी कार्य में अपना एफर्ट डालोगे, अपना हार्डवर्क करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर थोड़ी भी कमी रह जाती है तो हमें सफलता नहीं मिलती। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आप जब पढ़ते हो तो किसी कंटेंट को पूरी तरह से तो नहीं समझ सकते और ना ही उसे रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। नहीं, आप क्या है, छोटे छोटे भागों में भी आपको उसको डिवाइड करना होगा और उसे अपनी स्टडी में लागू करना होगा। तो इसे ही हम कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। अब है सातवां है आत्मीकरण का नियम, सादृशीकरण। कोई नया काम करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। जैसे कोई पुराना आपने काम किया है और यहाँ पे फिर से आप समझ सकते हो कि अल्फ़ाबेट जो आपने सीखा, अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से आप शब्द अक्षर को बनाना सीखा, सेंटेंस को बनाना सीखा। धीरे 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 आप लेटर, ऐसे नियम, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लागू होती है। इसे ही हम कहते हैं आत्मीकरण का नियम, जिसमें आपने अपने अंदर उसे आत्मसात कर लिया। लास्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम। क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे पावलोव का कुत्ता, इसमें क्या था कि इसमें आर्टिफिशियल उद्दीपक और नेचुरल उद्दीपक, स्टिमुलस दोनों ही प्रोवाइड किया जाता है, दोनों ही दिया जाता है। नेचुरल आपका हो गया भोजन और आर्टिफिशियल हो गया घंटी का बजाना। पहले घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन दिया जाता है। इससे जो पावलोव का जो डॉग था वो समझ जाता है कि पहले घंटी बजेगी, जैसे ही घंटी बजेगी उसे भोजन मिलने का आभास होता है। परंतु कभी उन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी ही बजाई, भोजन नहीं दिया। तो घंटी के बजने से जो पावलोव का कुत्ता था, डॉग था, उससे लार टपकने लगी। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।